नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं या खरीफ फसलों की कटाई के बाद खाली होने वाले हैं, वे उन खेतों में तोरिया और सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए बुवाई से लेकर फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों आप कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार। किसान भाई, सरसों लगाने का समय जो है अभी समय आ चुका है, इसलिए हम सभी को तिलहन के रूप में सरसों के लिए हम लोग 2-3 तरह से आप लगाते हैं। एक तो तोरी लगाते हैं, दूसरा सरसों लगाते हैं, तीसरा पीली सरसों जो है। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की खेती लगभग हर तरह की जमीन में की जा सकती है, किंतु मटियार दोमट भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। तो सरसों की बुआई करने से पहले आप खेत को एक बार हैरों तथा उसके बाद 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगा दें। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी उन्नतशील प्रजातियों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप सरसों की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आपको अच्छी प्रभेद के लिए PT 203 या भवानी या पंचाली, ये प्रभेद का प्रयोग करना चाहिए। और इसका लगाने का उचित समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। और सरसों की जहाँ तक बात है तो इसमें सरसों के लिए पूसा बोल्ड या पूसा मस्टर्ड 30, पूसा मस्टर्ड 28, पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 24 या पूसा बरानी, ये राजेंद्र राई, ये अनुकूल या सुफलम, ये राजेंद्र सरसों, इनको भी लगा सकते हैं। किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको बीज उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस कारण आप अपनी फसल को भूमिगत कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आपको अच्छी प्रभेद के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम एप्रॉन या थीरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से इसको उपचारित करके ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और सरसों का जो बीज है ये लगभग 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। और लगाने का समय लगभग 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसको लगा दिया जाता है। तो इसके लिए आप जो उर्वरक देंगे तो इसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर। तो ये आपके पास सिंचित अवस्था है वहाँ पर दे सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की साधन नहीं है तो वहाँ पर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम ये आप जो है सल्फर का प्रयोग करें। तो तोरी जो लगाते हैं उसके लिए आप 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, पौध से पौध 5 से 10 सेंटीमीटर। इसमें अगर आप जो है उर्वरक देना चाहते हैं तो आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप लगभग ये 50 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद दें। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप जो है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर। अगर सिंचित अवस्था है तो वहाँ पर आप जो है कुछ क्षेत्रों में आप जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर की दर से आप इसको अच्छे ढंग से तैयारी करते समय दें। सरसों में नमी के चलते इसमें कुछ खरपतवारों का भी प्रकोप होता है, तो इसके लिए आप बुआई के 20 से 25 दिन के अंतराल पर एक निराई गुड़ाई कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तो फसल को काटकर सुखाकर व मड़ाई करके बीज को अलग कर लेना चाहिए। देर करने से बीजों के झड़ने की आशंका रहती है तथा उसके बाद बीज को सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बताई गई इन सारी गतिविधियों को अपनाकर आप सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूर के लिए आय का अच्छा साधन बनता जा रहा है। और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय जिससे ये लाभकारी साबित हो, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बकरी पालन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के लघु किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और वैसे किसान जो अभी कोरोना प्रकोप से ग्रसित हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए बकरी पालन एक लाभदायक सिद्ध होता है।
चूँकि ये एक छोटे आकार का है और कम लागत में कम समय में अधिक इनकम का साधन स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है, दूध के लिए किया जाता है और रोआ के लिए किया जाता है। इसको जब भी शुरुआत करें तो कहीं अच्छे जगह, अच्छे संस्थान से, सरकारी संस्थान से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ जाके आसानी से बकरी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण होने के बाद छोटे स्तर से बकरी पालन को शुरुआत करना चाहिए। अगर हम लोग व्यवसाय को देखें, एक लघु व्यवसाय और एक कॉमर्शियल व्यवसाय, तो छोटे व्यवसाय के लिए जो किसान हैं वो 4 बकरी से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो कमर्शियल बकरी पालन करना चाहते हैं वो 20 बकरी से शुरुआत करें। और इसमें चयन करना है कि किस तरह का नस्ल को हम रखें, कि हम दूध और मांस के लिए, उत्पादन के लिए रखना चाह रहे हैं या मांस के लिए। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से जो मांस के लिए लाभदायक बकरी हैं वो है ब्लैक बंगाल, गंजायाम और असम हिल। अगर हम लोग देखें दूध और मांस के लिए तो जमुनापारी, सिरोही, जलावाड़ी आदि नस्ल की बकरी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। और अगर हम लोग देखें कि दूध के लिए खास करके जो रखते हैं उसमें बीटल है, आपका झकराना है और मलाबारी इत्यादि नस्ल जो है काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर हम लोग रोआ के लिए देखें, भारतवर्ष में रोआ का भी उत्पादन काफ़ी होता है, तो ऐसे में अंगोरा नस्ल का बकरी है, पासमीना है, चेगू है, चांथांगी है, इस तरह का बकरी पालन से हम लोग रोआ का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 35 से 40% बकरी का वध मांस के लिए किया जाता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी की शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बकरी के शेड के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सकें। ये जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता हो, परिवहन एवं पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता हो। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। रखरखाव में आवास का देखें तो एक ऊंची जगह का चयन करना चाहिए। साथ ही 10 से 12 वर्ग फीट का एक जगह होना चाहिए इसके लिए। जो छोटे व्यवसाय करते हैं उसके लिए जो 2 बकरी और छौने हैं साथ में, उसके लिए 5 से 8 फीट का जगह का जरूरत पड़ता है। और जो बड़े फार्म चलाते, जो कमर्शियल फार्म है, उसके लिए 10 से 12 वर्ग फीट का जरूरत पड़ेगा। साथ ही रोशनदान होना चाहिए, हवा का बहाव आसानी से होना चाहिए। शेड में कम से कम 2 से 3 घंटा धूप की रोशनी आना चाहिए, जिससे बीमारी से बचाव किया जा सकता है। खाने का व्यवस्था आपको कम से कम 2 घंटा सुबह आपको चराने के लिए ले जाना है और 2 घंटा शाम में। लेकिन ध्यान देना है किसान भाई कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ही चराने के लिए ले जाना चाहिए। इसके साथ ही वजन के अनुसार, जैसे 10 किलो का अगर बकरी है तो उसको हम लोग 100 ग्राम का हम लोग दाना मिश्रण देंगे। अगर 15 से 20 किलो का है तो 200 ग्राम देंगे। दाना मिश्रण हम लोग घर पे जो लोकली अवेलेबल है, आसपास क्षेत्रों में जो पाया जाता है, उससे भी मिश्रण करके हम लोग दाना मिश्रण बना सकते हैं। जैसे कि मकई हम लोग देंगे 30 भाग, आपका हम लोग चोकर देंगे 37 भाग, मछली चूरन देंगे 5 भाग, खल्ली हम लोग देंगे 10 भाग और 1.5 भाग खनिज लवण देंगे और आधा किलो हम लोग इसमें नमक मिलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बकरी दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके साथ ही कुछ बीमारियां हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के बकरी पालन करें। जैसे खास करके बच्चों के लिए निमोनिया काफ़ी होता है, तो निमोनिया का हम लोग निवारण करेंगे। इंट्रोटॉक्सिमिया का हम लोग टीका करेंगे और PPR का टीका करेंगे। इसके साथ ही देखा जाता है कि परजीवी रोग बहुत प्रकोप होता है, चाहे अंतः परजीवी हो चाहे बाह्य परजीवी है। इसके लिए भी हम लोग डिवर्मिंग करा देंगे, कृमि नाशक दवा इसमें देंगे। सामान्य तौर पे देखा जाए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कैलेंडर बनाना चाहिए, जिसमें पर्व त्यौहार, शादी ब्याह का आयोजन होता है। उस समय को ध्यान में रखते हुए अगर बकरी पालन करें तो मार्केट का जो प्रबंधन है वो आसानी से हो सकता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में अगले 5 दिनों में कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी न हो। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि यह मिट्टी की भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास में चुनाई टिंडे खिलने पर शुरू करें। कपास में न्यूनतम नमी 8% बनाए रखें। समय पर बोई गई धान की फसल परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान इसकी कटाई शुरू करें। किसान चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म मस्काबी एवं बरदान का उपयोग करें। इसकी बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रख सकते हैं। मूंगफली की फसल पकाव अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोदकर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की फसल की खुदाई करें। इस समय अगेती मटर की बुआई किसान कर सकते हैं। इसके लिए किसान पूसा प्रगति एवं अर्केल किस्म का उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को कवकनाशी दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करें। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें और 5 से 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर लें। सिंचित क्षेत्रों के लिए उन्नत किस्म RGN 73, RGN 13, लक्ष्मी, HR 8812, वरुणा, पूसा बोल्ट, RH 749। असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई किस्में RGN 298, RGN 229, RGN 48 का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी की जांच करवाएं तथा उसके अनुसार पोषक तत्वों का प्रयोग करें। चने की बुआई के लिए किसान खेत की तैयारी करें तथा उचित बीज और खाद की व्यवस्था करें। सिंचित क्षेत्रों के लिए चना की उन्नत किस्म GNG 1581, जिसे गणगौर कहते हैं, GNG 1771, इसे मीरा के नाम से भी जाना जाता है, GNG 1998, इसे मरुधर भी कहते हैं, GNG 1488, संगम, GNG 1499, गौरी, GNG 663, वरदान, GNG 469, सम्राट, C 235 तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए RSG 888 का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक 5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी होने पर पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को परजीवियों से बचाने के लिए डीवर्मिंग करें। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटॉक्स या क्लीनर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग करें। दवाओं के उपयोग के समय पशु के मुंह पर मस्कारा बांधें। मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए मवेशियों के सेट पर नीम का धुआं करें। पशुओं को आहार या पानी के साथ 50-60 ग्राम नमक देना चाहिए। मुर्गियों को परजीवियों से बचाने के लिए पानी के साथ पिपराजिन का मिश्रण दें। रानीखेत रोग से बचाव के लिए पोल्ट्री पक्षियों का टीकाकरण कराएं। 7 दिन की आयु में पहला टीका F1 और 8 सप्ताह की आयु पर R2B का टीकाकरण दें। मुर्गियों के बिछावन को समय समय पर पलटते रहें एवं चूने का प्रयोग करें। मुर्गियों के आहार में खनिज मिश्रण का समावेश करें तथा
ताजा और साफ पानी पीने को दें। पोल्ट्री हाउस में रात्रि के समय 25 से 30 डिग्री तापमान बनाए रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव डबरी, जिला जयपुर के किसान बलराम सिंह ने। आप हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो बलराम सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर हम हल्दी की बात करें तो हमारे किसान भाई इसको एक उत्तम फसल के रूप में खेती करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, इसका बाज़ार में भाव भी अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में हल्दी की फसल की जब हम बात करते हैं तो इस समय कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए मट्टी चढ़ाने का कार्य कैसे करें, आइए जानते हैं। आपने हल्दी लगाई थी उस समय से लेकर अब तक आपने एक बार खरपतवारों का नियंत्रण कर चुके होंगे, मतलब इस वक्त आपका समय है दूसरी बार आपके खेतों में जो आपके खरपतवार निकल चुके हैं या वर्षा काल के दौरान आपने किसी प्रकार का कार्य खेत में नहीं कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या आपके खेत में हो गई होगी, तो आपको चाहिए इस समय कि खरपतवारों का नियंत्रण करें और जो निंदाई गुड़ाई का कार्य है वो विशेष रूप से मौसम खुलने पर आपका कराएं ताकि पौधों को अच्छा विकास हो। दूसरी बात है कि इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि कुशल श्रमिकों के माध्यम से आपको इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना है, क्योंकि ये वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ जो हमारे हल्दी की गांठ है उनका बढ़वार का टाइम है या उनका विकास का टाइम है। ऐसे समय में मिट्टी चढ़ाने का कार्य विशेष रूप से कराना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिससे फसल में जल भराव ना हो सके। अगर वर्षा का अंतराल ज्यादा हो तो आप अपनी फसल में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें जिससे आपकी फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। दूसरी बात आती है कि कई बार बहुत अधिक पानी की मात्रा हमारे खेत में हो जाने से या वर्षा ऋतु में बहुत अधिक पानी का भराव होने से, जल निकास नहीं होने से और कई बार देखा होगा कि नमी बहुत ज़्यादा होने से जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी खेत में धीरे धीरे या तो नीचे चले जाते हैं या फिर पानी के साथ में बहकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में पोषक तत्व की कमी भी हमारे खेतों में या हमारे जो हल्दी का खेत है उसमें दिखाई देती है। ऐसे समय में पौधे कुछ हल्के से उनके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वृद्धि नहीं दिखाई देती, कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हमारी इन जल भराव के कारण या जल के अधिक बहाव के कारण हमारे खेत में हुई है। ऐसे समय में हमको चाहिए कि 19-19-19 का जो हमारा NPK का घोल होता है उसका आप छिड़काव करें और किसी विश्वसनीय संस्था से आप इसको प्राप्त करें और उसके बाद ही आप इनका खेतों में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में एक कीट आता है जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं। ये कीट हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख कीट है। इसका लार्वा तने को भेदकर उसकी आंतरिक कोशों को खा लेता है और पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके लार्वे हल्के भूरे रंग के होते हैं। यदि फसल पर कीट के शुरुआती लक्षण दिखाई दे तब कीटनाशक क्यूनोल फास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में 21 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरी बात आती है कि कई बार देखा है कि वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में पानी के कारण, जल भराव के कारण भी हमारे जो कंद हैं उनमें गलन की समस्या आती है और जो हमारे कंद हैं वो गलने लगते हैं। और इनको खींच कर देखें, अगर पौधे अपने कंद से आसानी से बाहर आ रहे हैं इसका मतलब कि उनमें गलन की समस्या आने लगी है। और ऐसे पौधों को, कंद को निकाल कर देखें। अगर कंद को आप निकाल के देखते हैं तो उसमें जब आप दबा कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंद में गलने के कारण पूरा उसमें पानी निकलता है और पौधों जो हमारे कंद हैं वो पूरे गल चुके होते हैं। तो ऐसे पौधों और ऐसे जो कंद हैं इनको आप क्यारियों से या हमारे खेत की जो मेड़ है उससे निकाल लें बाहर और उनको बाहर ले जाकर नष्ट कर दें।
दूसरी बात आती है कि जहाँ से आपने इन कंदों को निकाला है उस जगह पर आपको रेडोमिल दवा जो होती है या फिर जो हमारी वावेस्टिन दवा है, इसका लगभग 2% का घोल बनाकर और उस जगह पर ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग का मतलब कि आप जहाँ से पौधे या कंद निकाले हैं उस स्थान पर इन दवाओं का 2% का घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करना है, ताकि अन्य पौधों को इस बीमारी का या गलन की समस्या अन्य पौधों पर ना आए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।